नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी बताएंगे। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट और क्या कुछ मार्केट में चल रहा है, तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे अलग अलग खबरों के लिए। रवि देवरा होंगे, जिनसे हम ट्रेडिंग कॉल जानेंगे कि आपको ट्रेड कैसे करना है, किन कमोडिटीज पर आपको फोकस करना चाहिए, वो आपको तमाम टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताने वाले हैं। हमारे साथ जीपी शर्मा होंगे स्काईमेट से, जिनसे हम मौसम का अलर्ट जानेंगे, हीट वेव का अलर्ट क्या है और किन राज्यों में बारिश की संभावना इस हफ्ते दिख रही है, ये उनसे हम सवाल होगा। और साथ ही आगे हमारे साथ विवेक अग्रवाल होंगे, उनसे हमने खास बातचीत की है दालों को लेकर, किन किन दालों की महंगाई बढ़ने वाली है, कहां पर नरमी आएगी, कहां दामों में स्थिरता दिख सकती है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे गर्म मुद्दा है, वो है हीट वेव। देश भर में जिस तरह की गर्मी चल रही है, उससे सभी लोग काफी परेशान हैं। आगे कहां पर हीट वेव का अलर्ट है, किन राज्यों में, किन इलाकों में, किन जिलों में सावधान रहने की जरूरत है और कहां बारिश होने से थोड़ी राहत मिल सकती है, ये इससे शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, हीट वेव के बारे में सबसे पहले बताइए, किन राज्यों को लेकर अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है, कहां संकट ज्यादा दिख रहा है, कहां तापमान पारा ज्यादा चढ़ता दिख रहा है आपको? जी विष्णु जी, जो हीट वेव अभी देश के पश्चिमी भागों में और उसके अपोजिट जो पूर्वी भाग है पश्चिमी भागों में मतलब गुजरात की स्टेट की बात करें और उसके साथ सटे क्षेत्र जो मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भाग हैं उनमें, और पूर्व की तरफ चले तो पश्चिमी बंगाल समेत पश्चिमी बंगाल उड़ीसा के भीतरी भाग जो है उनमें, और साथ साथ हो सकता है ये बिहार और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में, इनमें हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, इस बार हमें, मेरा अपना ये अनुमान अंदाज है कि हमें उस तरह की हीट वेव लंबे समय के लिए किसी भी क्षेत्र में अभी तक देखने को नहीं मिली है। नहीं तो हीट वेव कम से कम कई बार एक सप्ताह तक भी चलती है कई क्षेत्रों में, ऐसा हुआ नहीं। देश के उत्तरी भागों में तो हीट वेव अभी देखने को मिली भी नहीं है और अभी संभावना भी नहीं है। दिल्ली का तापमान लगभग लगभग 37.5 डिग्री एक दिन गया है। उसके बाद पूरे उत्तर भारत में एक के बाद एक जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसमें तो हीट वेव नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में, जिसमें कि काफी पहले से ही हमें हीट वेव देखने को मिली थी, आंध्र प्रदेश के भीतरी भागों में कर्नूल, नांदयाल, कोडप्पा आदि एरिया, इनमें काफी तेज तापमान रहे थे, 42-43 डिग्री तक। लेकिन अभी प्री मानसून के चलते इन क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में कुछ मौसम में बदलाव होगा, थंडरस्टॉर्म बनेंगे। कर्नाटक समेत, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उसके साथ साथ ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भीतरी भागों में भी, इसलिए उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना रहेगी। ज्यादा स्थिति अभी अगले 3 दिनों की बात करें तो वो गुजरात के क्षेत्रों में, गुजरात, पूरे ही गुजरात में, और उसमें भी विशेषकर जो सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं जिसपे राजकोट समेत तापमान काफी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, 43 डिग्री के करीब तापमान है। और इसी तरह जो पश्चिमी बंगाल, जिसमें बांकुरा, मालदा, मिदनापुर, पानागढ़, पुरुलिया, ये पूरी बेल्ट जो है ये काफी गर्म है, लगभग 41-42 डिग्री, और इनमें तापमान लगभग उस स्थिति पर है जहाँ की वेव की डिक्लेयर होती है। लगभग तापमान सामान्य से 4 से लेके 4-5 डिग्री ज्यादा है। और ऐसा मैंने पहले बताया, उड़ीसा के भीतरी भाग, तितलागढ़, संबलपुर, अंगुल, कोरापुट, इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा है। जी जो इलाके हैं वहाँ पे उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, उड़ीसा के अलावा पश्चिम बंगाल और बिहार में, जहाँ पर इस तरह की हीट वेव का अलर्ट है। सर, इससे फसलों को लेकर, कुछ फसलें जिनकी बुआई शुरू पहले ही हो जाती है, खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही, क्या, और इसके अलावा जो मौसमी फल सब्जियां होती है, इस पर कितना असर होगा इस गर्मी का, इस हीट वेव का? जो तो उत्तर भारत है, जैसे मैंने कहा, उसमें तो हमें अभी स्थिति देखने को नहीं मिली हीट वेव की, और अभी संभावना है भी नहीं। आजकल में एक बार फिर से बारिश होगी दिल्ली समेत, हो सकता है आज भी हल्की बूंदाबांदी हो, और कल कल तो थोड़ा कुछ एक दो स्पेल हो जाने चाहिए। इसी तरह उत्तर भारत में तो ऐसा कोई प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा हीट का। और जहाँ तक मेन जो फसल है, रबी
का तो सीजन करीब करीब हो गया, उसकी कटाई भी मेरा ख्याल लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। अब तो इंतजार है खरीफ का। उसकी बुआई में कुछ जगहों पे चल रही है, कुछ में अभी टाइम है, लेकिन कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां मुझे अभी तक कोई ऐसी देखने को नहीं मिल रही जिससे कि इन चीजों को, इन फसलों को कोई नुकसान होगा। हाँ, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है और जैसे बंगाल और उड़ीसा की बात करें, वहां पर क्योंकि लगातार स्थिति बनी हुई है हीट वेव की, हालांकि राहत की संभावना वहां भी है। महाराष्ट्र में तो अगले ही 2 दिन में 19-20 तारीख को महाराष्ट्र समेत जो विदर्भ का क्षेत्र है, विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र, और उसके साथ लगे हुए जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी है, उसमें वर्षा की संभावना रहेगी। और अगले 3 दिन के बाद तो जिनमें मैंने मेंशन किया कि ये पश्चिमी बंगाल समेत और उड़ीसा के कुछ भागों पे, वहां भी वर्षा की संभावना रहेगी। सो एक लंबे समय तक हीट वेव चलने की किसी क्षेत्र में मुझे तो अभी संभावना नहीं दिख रही, लेकिन परिस्थितियां 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ऐसी अभी भी बनी हुई हैं। बारिश वर्षा नहीं होगी तो गुजरात में नहीं होगी, उस क्षेत्र में लगातार अब हीट बढ़ती रहेगी। 42-43 डिग्री का तापमान बना रहेगा, सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक। सौराष्ट्र के भीतरी क्षेत्रों में, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट समेत इन क्षेत्रों में सामान्य से काफी ज्यादा तापमान रहेगा। इवन जो स्टेट कैपिटल गांधीनगर है, अहमदाबाद, बड़ौदा बहुत गर्म है इस वक्त, लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर तापमान वहां भी है। तो वहां जरूर गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो दक्षिण भारत के भीतरी हिस्से हैं उनमें भी प्री मानसून थंडरस्टॉर्म होगा। आज से ही शुरू होगा, आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, 2-3 दिन ऐसा रहेगा। इसलिए कोई बहुत ज्यादा तापमान जो बढ़ गए थे वो कम हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने कहा, जैसे थोड़ी हमें हीट वेव से राहत मिलेगी, इवन जो पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं जो अभी तक लगभग लगभग गर्मी से झुलस रहे हैं, उसमें भी संभावना रहेगी, लेकिन 3 दिन के बाद उन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। जी जी पी शर्मा साहब, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि कहां पर हीट वेव का अलर्ट है, कहां पर राहत है और कहां पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, जहां पर गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में आज देखिए तो आज सुस्ती दिख रही है, 72,590 रुपए पे फिलहाल गोल्ड का भाव है। और चांदी को अगर देखें तो यहाँ 83,700 के आसपास है। रवि देवरा है हमारे साथ कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बताइए अब क्या करें, किस तरह की चाल आपको दिख रही है आज इंट्राडे के लिए, और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए अलग अलग राय दोनों काउंटर में बता दीजिए। जरूर से इंट्राडे के लिए भी लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी के साथ ही प्ले होगा। हालांकि गोल्ड का जो पूरा ध्यान है वो ईरान एंड इजराइल के बिटवीन जो कंसर्न्स है उसमें क्या डेवलपमेंट होते हैं उसको लेके, तो आई थिंक वहां पे एक रेंज बाउंड सेशन है। साथ में अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो मुझे वहां थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है, हालांकि इवेंट के ऊपर फोकस करते हुए वहां पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 71,500 के बाय करे, 71,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और 70,500 तक के लेवल फिर से अप्रोच हो सकते हैं। हालांकि इंट्राडे एंड पोजिशनल बेसिस पे मुझे सिल्वर में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस अभी भी दिख रहा है, लगातार मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस आया है, तो इस हिसाब से वहां पे मुझे लग रहा है कि सिल्वर के मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें 83,400 के करीब। टारगेट 84,200 का इंट्राडे रहेगा, 80,980 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 85,000 तक भी वहां पे रुक सकते हैं। गोल्ड सिल्वर का में ये व्यू है, लेकिन अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। 3% की गिरावट के बाद कच्चे तेल में अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। हालांकि एमसीएक्स पे उस तरह की रिकवरी नहीं दिख रही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी है। $87 के ऊपर ब्रेंट है और एमसीएक्स क्रूड 6,900 के करीब है। यहाँ पर हल्की गिरावट दिख रही है आज। क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से किस तरह से ट्रेड करना चाहिए रवि जी? मुझे लग रहा है कि जो कल इन्वेंटरीज के नंबर्स थे वहां पे मार्केट थोड़ा कंसर्न है। हालांकि अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है, अभी भी कोई वहां पे सॉल्यूशन नहीं आया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वहां पे 6800 के बॉटम काफी अच्छा है, टू बी प्रिसाइज 6840 का काफी सपोर्ट है, और प्राइसेस ने ऑलरेडी वहां पे करेक्शन ले लिया है। तो मेरे हिसाब से वहां पे ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आप 6800 के स्ट्राइक का मई एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन बाय करें, 270 का भी ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 240 के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड 350 तक के लेवल पे उम्मीद करनी चाहिए। क्रूड को लेकर है। नेचुरल गैस बताइए, नेचुरल गैस में आज अच्छी तेजी दिख रही है, 2.5% ऊपर है, 146 रुपए पे।
क्या इस करंट लेवल पे ट्रेड बन रहा है क्या रवि जी एनजी में? जरूर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा इन्वेंट्री का शॉर्ट कवरिंग है वहां पे। इन्वेंट्री थोड़ी लाइट रह सकते हैं, पर्टिकुलर जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं। ऑल एनर्जी में अच्छी डिमांड है और काफी कंट्रीज में जो अपने पावर प्लांट है वो मींस के कोयले से या क्रूड से या कोई अदर सोर्सेज से जहाँ पे पावर प्लांट थे वो अभी गैस बेस्ड पावर प्लांट कैपेसिटी एक्टिव हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड रहेगी डिस्पाइट कि यहाँ पे सीजनलिटी ऑफ हो चुके हैं। मुझे 145 पे बाय करें। अगर सेफ ट्रेडर है तो 145 का कॉल ऑप्शन 5 रुपीज के करीब चल रहा है, ये कॉल ऑप्शन बाय करें। टारगेट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 155 का आ सकता है और स्टॉप लॉस 140 का लगाना है। और जो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं 5 रुपीज पे, वहां पे आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 10.5 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नेचुरल गैस को लेकर भी हो गया। बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं रवि जी। 15 दिनों में शानदार तेजी दिखी, जिस तरह की रैली दिख रही है वो रैली अब थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कल की तेजी दिख रही है, इस रैली में कहां पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहां आपको तेजी दिख रही है पोजिशनली और इंट्राडे के हिसाब से ही? दोनों तरीके से बता दीजिए आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल, दोनों साइड में जैसा ट्रेड बन रहा हो। जरूर से अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम कल की जो बड़ी रिकवरी के बाद आज सुबह कंसोलिडेट कर रहा है। शायद इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में वहां पे अच्छी रिकवरी के लिए ये प्रिपेयर है। एल्यूमिनियम के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें 235.80 के करीब स्टॉप लॉस लगाए। 232 एंड 240 तक के लेवल वहां पे अप्रोच हो सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन अगर शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो कॉपर मुझे लग रहा है कि वहां पे शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी बननी चाहिए। 832 के करीब प्राइस चल रहे हैं, 830 के करीब कॉपर बाय करें। रिसेंट जो लो है करीबन 820, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 855 तक के लेवल अप्रोच होने चाहिए। तो इंट्राडे में एल्यूमिनियम, वही शॉर्ट टर्म में आप कॉपर बाय करके व्यापार कर सकते हैं। ओके, तो ये भी बेस मेटल्स की अब हो गई। अब मसालों में, तीनों ही मसालों में रिकवरी की कोशिश हो रही है। हालांकि हल्दी ऑलरेडी मजबूत था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के बाद जो गिरावट आई थी उसके बाद हमने देखा मंगलवार को 6% का ऊपरी सर्किट लगा और आज भी जबरदस्त तेजी है। अब 18,000 के करीब जाता अब हल्दी दिख रहा है। अब यहां से क्या करना चाहिए हल्दी में, बताइए रवि जी। हल्दी में थोड़ा बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे क्योंकि काफी अच्छी रैली मीन करीबन करीबन 10% तक की रैली वहां पे आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से इमिडिएटली थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। और एक्सपायरी का एक जहां पे मार्केट को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि माल बहुत है, बट एक्सपायरी नजदीक आई, लोगों को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे मेंस एक्सचेंजेस में जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था इतना सप्लाई नहीं है। एंड काफी अच्छी डिमांड पे है। तो मुझे लग रहा है कि अगर डिप मिलता है 17,500 के करीब तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 17,280 एंड टारगेट ऊपर रहेगा 18,200 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। और ये धनिया और जीरे में बताइए, धनिया और जीरे में भी लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है, लोगों को लग रहा है कि एक वैल्यू बाई है, आगे जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी उसका फायदा मिलेगा। आपको भी लग रहा है जीरा और धनिया यहाँ पर बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? आपको लग रहा है यहाँ पर खरीदारी के मौके, और किन लेवल से खरीदारी शुरू करनी चाहिए? दोनों पर राय रखे, जीरा पर भी और धनिया पर भी रवि जी। जब से जो धनिया में मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार्गेन बाइंग बन रहा है इन बिटवीन, जो भी काफी अराइवल्स आई थी और इस हिसाब से काफी अच्छी वीकनेस, काफी अच्छी करेक्शन वहां पे आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे वैसे वोलेटिलिटी भी कंपेरेटिव जीरा है, तो प्रेफरेंस वहां पे रहेगा। 7600 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस 7520 लगाए। मुझे लग रहा है कि रिकवरी 7800 तक के लेवल दे सकते हैं। यहाँ से 3 से 4% की रिकवरी आपको इमीडिएट टर्म्स में वहां पे आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस से वहां बाय करना चाहिए। जीरा में शॉर्ट कवरिंग है क्योंकि हायर लेवल पे मींस फिजिकल मार्केट में लगातार प्रेशर बना हुआ है। क्रॉप साइज बड़ी थी एंड 100% से ज्यादा बड़ी क्रॉप होने की वजह से वहां पे हायर लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो वहां पे थोड़ा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज है या जो ट्रेडर है वही ध्यान रखे। वो ज्यादा बड़ी अपसाइड मुझे नहीं दिख रहे, बट यस जिस हिसाब से टर्मरिक एंड धनिया में रिकवरी है, मुझे लग रहा है कि एक सेकंड लेग इम्पैक्ट वहां पे आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 20,000 के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस 71,700 का लगाए और ये रिकवरी 20,800 तक आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 21,720 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 20,000 के करीब बाय करें और 20,800 का टारगेट रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वारसीड ग्वारगम रवि जी, एक
अच्छी तेजी आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद, काफी सुस्ती के बाद अब धीरे धीरे एक स्पॉट सा आ रहा है, एक मोमेंटम आ रहा है। क्या ये मोमेंटम बढ़ेगा, ये तेजी बढ़ेगी? लोगों को भरोसा करना चाहिए इस तेजी पे? और अगर तेजी दिख रही है आपको तो कहां तक, ग्वारसीड में भी और ग्वारगम में भी? जब लास्ट हमारी बात हुई तभी मैंने हाईलाइट किया था कि ये जो तेजी है उसमें कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है क्योंकि सप्लाई काफी थिन हो चुके हैं। पर्टिकुलर एक नील मींस के कोई ज्यादा सप्लाई नहीं है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस अगर 80 के ऊपर रहे तो एक सेंटीमेंट सपोर्टिव पे आई थिंक थोड़ा मार्केट को रिस्क ये लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी इतनी जितनी मार्केट ने उम्मीद की थी इतनी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, तो इस हिसाब से थोड़ा कंसोलिडेशन है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड फर्म है और काफी टाइम के बाद ये कंसोलिडेशन से बाहर आया है। 11,000 के ऊपर गुआरगम एंड गुआरसीड भी 5500 के ऊपर निकला है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाई करें। टेक्निकल फंडामेंटल दोनों में ब्रेकआउट है। 11,100 के करीब गुआरगम को बाई कर ले। स्टॉप लॉस 10,870 का लगा है और 11,800 तक के लेवल की उम्मीद आपको गुआरगम से करनी चाहिए। और 5500 के करीब अगर मिलता है तो गुआरसीड बाय कर ले। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 5380, 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 5700 तक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो रैली हमने नियर पास्ट में देखी है, आगे भी ये रैली है एक्सटेंड हो सकते हैं। शायद कल थोड़ा दिन वोलेटिलिटी वाला हो सकता है, कल एक्सपायरी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन को कैरी करें और आपको अगले सप्ताह में अच्छी तेजी के लिए गुआर कॉम्प्लेक्स है वो रेडी है। मुझे यहाँ से 2 से 2.5% की रिकवरी दोनों गुआरगम एंड गुआरसीड में मेरी उम्मीद है कि आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने व्यू दिया नॉन एग्री से एग्री मार्केट तक का। लेकिन चलिए अब आपको एक इंटरव्यू सुनवा देते हैं। हमने बातचीत की थी विवेक अग्रवाल से, भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी से। अलग अलग दालों के मुद्दे पर उनसे बातचीत की कि चने की सप्लाई को लेकर क्या स्थिति, क्या वाकई शॉर्टेज की स्थिति बन रही है क्या, ये सवाल हमने उनसे पूछा था। साथ ही आगे टूर पर भी सवाल पूछे थे। आइए उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। कि चने की शॉर्टेज है और गवर्नमेंट जितना एज्यूम कर रही है ये शॉर्टेज उससे ज्यादा है। और जिस तरीके से मार्केट पे प्रेशर आ रहा है तो शॉर्टेज की जो स्थिति थी अब वो जो हमने पहले पूर्वानुमान लगाया था वो निश्चित रूप से सही हो रही है। ये कहना अभी तो बहुत कठिन होगा कि कितनी शॉर्टेज है, लेकिन ये मैं आपको जरूर बोल सकता हूं कि यहां से मार्केट फर्म बने रहेंगे। सप्लाई साइड निश्चित रूप से कमजोर है और जो सबसे तकलीफ वाली बात या जो दूसरी चिंता वाली बात यह है कि सरकार के पास भी अभी बहुत बड़ा कोई बफर स्टॉक नहीं है। ओके। ये एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, जिस कारण सरकार उसको उतना कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जहां तक प्राइस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से 2-3 रुपए किलो और बाजार तेज हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये जो सीजन अभी चल रहा है ये गर्मियों का सीजन है जहां पे दालों की खपत सबसे कम होती है। ओके। जैसे ही जून जुलाई जब एक बारिश होगी और अपने त्योहारों के सीजन चालू होंगे, आप निश्चित मानिए कि बाजार सुधरेंगे और बाजार में डिमांड भी निकलेगी। ओके। हमारे त्योहारों की दिवाली निकलेगी, उस समय बाजार मेरे ख्याल से थोड़े अच्छे बढ़ सकते हैं। तो सरकार उस समय उस चीज को ध्यान रखते हुए येलो पीस के एक्सटेंशन को शायद वो उस पर विचार करे कि वो 30 जून के बाद और बढ़ाए, क्योंकि कहीं ना कहीं येलो पीस की उपलब्धता बहुत कुछ हेल्प कर रही है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ओके। फिर भी चने का एक स्पेसिफिक मार्केट है जो चने के द्वारा ही पूर्ति किया जा सकता है। तो उस पे ऑस्ट्रेलिया चना जिसपे भारत सरकार सोच सकती है कि उसके इंपोर्ट को खोला जाए, पर वो अपनी स्थिति को आकलन करने के बाद कि कितना शॉर्टेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास भी उतनी बड़ी क्रॉप नहीं है जो भारत को पूरी तरीके से फुलफिल कर सके, बट फिर भी एक सप्लाई साइड आपको मिल जाएगा। तो मुझे जरूर लगता है कि चने में तेजी तो रहेगी। कितनी तेजी रहेगी ये बोलना उतना कठिन है, पर बाजार अच्छे बने रहेंगे और डिमांड निकलेगी, जरूर निकलेगी। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से दाम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। सर अब बात कर लेते हैं तुअर को लेकर। तुअर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। 10 साल पहले तक की स्थिति देखिए तो तुअर उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे थे। करीब करीब 50% का उत्पादन चने का था, जिसमें काबुली और बंगाल ग्राम भी था। लेकिन अब वो घटकर तीसरे नंबर पर आ चुका है। लगातार डेफिसिट की स्थिति है। छोटे छोटे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, मोजाम्बिक वगैरह लोग, मालवी वगैरह को ले लीजिए, सूडान ले लीजिए, ये सब हमें अब हमारे लिए वो उत्पादन कर रहे हैं तुअर का। क्या स्थिति हो रही है? हम आत्मनिर्भर की बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। लगातार डेफिसिट बढ़ती जा रही है। तुअर में क्या होगा सर? देखिए विश्वजीत जी, भारत सरकार की कोशिश है कि वो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करे, लेकिन ये जो चीज है ये फैक्ट्री में नहीं बनती।
इसके लिए वातावरण का अनुकूल होना बहुत आवश्यक है। और हम देख रहे हैं पिछले 2 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर से क्रॉप फेल हुई। इस पे सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमारी जो इंपोर्ट पे आत्मनिर्भरता है वो वहां पे जाके शिफ्ट हो जाती है। हम ज्यादा डिपेंड इंपोर्ट पे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल, जैसा कि आपने पहले भी शायद न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, या जो रिपोर्ट्स आई उस पे आया है कि अल नीनो ला नीनो की तरफ बढ़ रहा है, बारिश अच्छी होगी। तो इस बार क्रॉप अच्छी होने की उम्मीद है। पर उस दौरान हमारे पास शॉर्टेज की जो स्थिति है, जो पिछले 2 सालों से कम है, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। बाजार घटेंगे नहीं। सर, एक और चीज हो रही है, जब हम लगातार एक तो डेफिसिट बनती जा रही है, क्या अगर 2 चीजों को सॉल्व किया जाए, एक पॉलिसी लेवल पे जो मूंग और तुअर के बीच में जो एमएसपी का जो गैप है, उस गैप को कम किया जाए, और दूसरा अच्छी वैरायटी की जो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप है, इस वजह से भी किसानों का कम है, भाव भी कम मिल रहा है, एमएसपी भी कम है बाकी दालों नहीं, मूंग के मुकाबले। तो क्या लग रहा है, इन सब चीजों को अगर पॉलिसी लेवल पे ठीक किया जाए तो देश में अरहर की, तुअर की उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? अभी अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था जिसपे उन्होंने बोला था कि हम मार्केट प्राइस पे तुअर खरीदेंगे और डायरेक्ट खरीदी करेंगे। लेकिन जो हमारा पुराना जो ढांचा बना हुआ है, वो ढांचा ऐसा है कि व्यापारी किसान से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और उसको गाहे बगाहे जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसान डायरेक्टली व्यापारी से लेता है। सरकार को उस स्तर पे विश्वास जगाने में काफी टाइम लगेगा। तो वो सरकार ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही निर्णय लिया है, लेकिन वो एक्चुअल जमीन पे, धरातल पे आने में उसमें काफी टाइम लगेगा। पॉलिसी के हिसाब से सरकार ने बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि हम मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे ताकि वो बफर स्टॉक बना सके। लेकिन वो राह कठिन है, उस पे धीरे धीरे एक टाइम लगेगा। आज किसानों के पास जब माल आता है और जब उनको पैसे की जरूरत रहती है तो उनको व्यापारी बहुत इजी अवेलेबल है। सरकार के पास आने को और उस प्रोसेस को समझने के लिए मेरे ख्याल से 1-2 साल लगेगा। सरकार सही रास्ते पे है, लेकिन ये जो कमी आई है इसको हमको झेलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल से, अगर इस साल बारिश अच्छी होती है तो फिर तुअर की उपलब्धता अच्छी बनी रहेगी।